हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संज्ञात और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माइटी। अभी तक हम लोगों ने इसके सॉल्यूशन के पहले लेक्चर में पढ़ा है कि किस तरीके से कितने टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। सॉल्वेंट के बेस पे और सॉलिड के बेस पे हमने सॉल्यूशन को कितने तरीके से डिवाइड। अब एक नया टर्म इंक्लूड होगा, वो होगा कॉन्सेंट्रेशन। तो मैं आपको बताऊं, अगर कोई भी सॉल्यूट किसी पर्टिकुलर अमाउंट में सॉल्वेंट में मिलाया जाता है जिससे सॉल्यूशन बनता है, तो उस सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है वही अमाउंट कॉन्सेंट्रेशन का है। बट बशर्ते एक बात याद होनी चाहिए कि जो सॉल्वेंट है वो सॉल्वेंट का अमाउंट चेंज ना होने पाए। सॉल्वेंट का कुछ मान लीजिए सॉल्वेंट 1 लीटर ले लिया, उस 1 लीटर में आपने सॉल्यूट का कितना अमाउंट मिलाया वही उसका कॉन्सेंट्रेशन होगा। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन आप प्यार से हेडिंग डालें और लिखें कॉन्सेंट्रेशन। इसमें लिखें हेडिंग डालें कॉन्सेंट्रेशन, लिखें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन a particular amount of solvent or solution is known as concentration of the solution. फिर से नोट करें, मैं फिर से बोल रहा हूँ। amount of solute that can be dissolved in a particular amount of solvent or solution is known as concentration of the solution. मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास सॉल्यूट है, उस सॉल्यूट का जब हम सॉल्यूशन सॉल्वेंट के अंदर मिलाते हैं और उससे सॉल्यूशन तैयार होता है, तो उस सॉल्यूट का जो अमाउंट होता है उसे कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। ओके, अब इस कॉन्सेंट्रेशन को दो तरीके से हम डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा? पहला तरीका है क्वालिटेटिवली एंड सेकेंड वन इज क्वांटिटेटिवली। आइए देखते हैं क्वालिटेटिवली क्या होता है। क्वालिटेटिवली का मतलब क्वालिटी के बेस पे सॉल्यूशन को डिवाइड करना। क्वालिटी क्वालिटेटिव का मतलब क्वालिटी के बेस पर। क्वालिटी के बेस पे जो हमने इसको डिवाइड किया तो हमने इसको दो तरीके से डिवाइड कर दिया। पहला है डाइल्यूट और दूसरा है कॉन्सेंट्रेट। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये डाइल्यूट क्या होता है? तो डाइल्यूट सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट सॉल्वेंट के अमाउंट से जितना होना चाहिए, अप्रॉक्सीमेट जितना अमाउंट प्रेफर होना चाहिए उससे कम अमाउंट हो जाए। सॉल्यूट का अमाउंट एक स्पेसिफिक अमाउंट से, एक प्रेफरेबल अमाउंट से कम प्रेजेंट हो तो समझ लो डाइल्यूट का। अगर सॉल्यूट का अमाउंट एक प्रेफरेबल अमाउंट से ज्यादा प्रेजेंट हो तो समझ लो ना कॉन्सेंट्रेटेड हो। डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन का डेफिनेशन अलग अलग लोगों के लिए बदलता चला जाता है। सपोज दैट मुझे भी चाय पसंद है, आपको भी चाय पसंद हो सकता है, पसंद हो, मुझे नहीं पता पसंद है या नहीं, हम दोनों को चाय पसंद है। ओके, अभी करना क्या है, मैं आपसे ये कहता हूँ कि जो चाय बना रहे हैं हम लोग या आपने चाय बनाई, मुझे थोड़ी मीठी चाय पसंद है और आपको क्या फीकी चाय पसंद है। तो भाई अब देखते हैं क्या करते हैं। मैं आपके घर आया चाय पीने के लिए, आपने मेरे लिए चाय बनाई या मम्मी ने मेरे लिए चाय बनाई और आप मुझे वो चाय लेकर के मेरे पास आए। जैसे मैं चाय पीता हूँ मैंने आपसे बोला कि क्या बोला, मैंने बोला बेटा थोड़ा मीठा और होता तो ज़्यादा हो जाता। आप वापस से चाय लेके कप लेके जाते हैं, थोड़ा चीनी डालते हैं, वापस ले जाते हैं मेरे पास, मैं फिर से पीता हूँ और फिर मैं बोलता हूँ यार थोड़ा और मीठा होता तो मज़ा आ जाता। आप तो देखो कोई बात नहीं सर, मैं वापस ले जाता हूँ। आप वापस ले जाते हैं तो क्या डालते हैं? शुगर डालते हैं। मैंने क्या बोला? थोड़ा मीठा होता, यानी मुझे और कॉन्सेंट्रेट चाहिए। तो आप कॉन्सेंट्रेट करने के लिए, डाइल्यूट को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए क्या कर रहे हैं? शुगर मिला रहे हैं। शुगर क्या है? सॉल्यूट है, सॉल्यूट मिला रहे हैं। और जब वापस लेके आए मेरे पास, फिर मैं चाय पीता हूँ और मैं बोलता हूँ यार थोड़ा और मीठा होता तो मजा आ जाता। आप वापस से लेके गुस्से में ढेर सारा 4-5 चम्मच डाल करके बोल करके ले आए और इस बार जब मैं पिया तो मैंने बोला यार ज़्यादा मीठा हो गया। अब आप क्या करेंगे? आप जब तक वो डाइल्यूट था तब तक आपने सॉल्यूट डाल करके उसको मीठा बना दिया। अभी वो ज़्यादा मीठा हो गया तो क्या हाथ डाल के चीनी तो निकालेंगे नहीं उसमें से? वो तो निकलने वाला नहीं। तो क्या करना पड़ेगा? या तो पानी डालो, घर में अगर दूध है तो दूध डालो, अदरवाइज पानी डालो और फिर से खोलो, फिर से गर्म करो। तो जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, डाइल्यूट करने के लिए सॉल्वेंट ऐड करेंगे, और अगर कोई चीज़ डाइल्यूट है तो उसे कॉन्सेंट्रेट करने के लिए सॉल्यूट ऐड करेंगे। तो डाइल्यूट का मतलब जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट कम है और कॉन्सेंट्रेटेड का मतलब जिसमें सॉल्यूट का अमाउंट ज़्यादा है। इस तरीके से हमने क्वालिटेटिवली को दो तरीके से डिवाइड किया। अगर सॉल्यूट का अमाउंट देखें, अब इसमें सॉल्वेंट आपको दिख रहा है, सॉलिड बहुत कम, 2 ही पार्टिकल सॉलिड के दिख रहे हैं, 2 से 3 पार्टिकल, तो ये डाइल्यूट हो गया। वहीं दूसरी तरफ जो अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड की बात करूं
तो कॉन्सेंट्रेटेड में आप देख लें सॉल्वेंट के साथ साथ सॉलिड का भी ढेर सारा अमाउंट है, और अगर सॉलिड का भी ढेर सारा अमाउंट में समझना हो कॉन्सेंट्रेटेड। सिंपली एक प्रेफरेबल अमाउंट से कम अमाउंट हुआ तो क्या होगा डाइल्यूट, और उससे ज्यादा होगा तो क्या होगा कॉन्सेंट्रेटेड होगा। सिंपल सी डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब सेकेंड वन है आपकी क्वालिटी के बेस पे। क्वालिटी के बेस पे इसको बहुत सारे तरीके से सॉरी क्वांटिटी के बेस पे इसको ढेर सारे तरीके से डिवाइड किया। पहले था क्वालिटी के बेस पे दो तरीका, डायरेक्ट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। अब हम बात करने वाले हैं क्वांटिटेटिवली। क्वांटिटी के बेस पे हमने क्या किया, इसको ढेर सारे तरीके से डिवाइड किया। कौन कौन सा वो तरीका है आइए देखते हैं। सबसे पहला मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, पार्ट पर मिलियन, मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी, मोलैरिटी, ये सारी चीजें कॉन्सेंट्रेशन के क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने वाला है, यानी कि कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है, कैसा है, क्वालिटी क्या है सॉल्यूशन की हमने देख लिया, कॉन्सेंट्रेशन का क्वालिटी क्या है वो देख लिया। अब क्वांटिटी देखेंगे कितना, ठीक है। तो क्वांटिटी के बेस पे पहला है मास परसेंटेज, दूसरा है वॉल्यूम परसेंटेज, तीसरा मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, फिर पार्ट पर मिलियन, फिर मोल फ्रैक्शन, मोलैरिटी एंड मोलैरिटी। तो आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहला काम क्या करेंगे, अभी के लेक्चर में हम लोग ये सारी चीजें पढ़ेंगे, एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहला क्या होना चाहिए, मास परसेंटेज। जरा ध्यान से देखते हैं, इतनी सारी चीजें जो आपको पढ़ाई गई, इन सब में एक एक करके मास परसेंटेज क्या होता है, वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है, पार्ट पर मिलियन क्या होता है, मोल फ्रैक्शन क्या होता है, मोलैरिटी क्या होती है, मोलैरिटी क्या होती है, इन सारी चीजों के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आप लोगों को मैं बता दूं, जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले बनाया है, आप बना लें। क्या बनाएंगे, आपको मैंने बोला था कि आपको कॉन्सेंट्रेशन लिखना है, और कॉन्सेंट्रेशन लिखने के बाद जब मैं कॉन्सेंट्रेशन लिखाया था तो उसको दो तरीके से डिवाइड कराया था। कौन कौन सा, एक क्वालिटेटिवली, एक क्वांटिटेटिवली। तो आप इसको ऐसे पहले नोट करें, कॉन्सेंट्रेशन लिखें, उसके बाद यहाँ पे क्वालिटेटिवली और उसको क्वांटिटेटिवली लिखें। क्वालिटेटिवली लिखने के बाद ऐसे सीधे दो लाइन बनाए, एक डाइल्यूट लिखें और एक कॉन्सेंट्रेटेड। आपको ऐसे अलग करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पेज बहुत ज़्यादा चौड़ा तो नहीं बना, इसलिए आपको एक ही लाइन में डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेट कर देना चाहिए। तो डाइल्यूट भी हो गया, कॉन्सेंट्रेटेड भी हो गया, ओके। उसी के हिसाब से डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड के बाद फिर से मैं बता रहा हूँ, कॉन्सेंट्रेशन लिखा दोनों तरफ, क्वालिटी के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे, क्वालिटेटिवली, क्वांटिटेटिवली। जो क्वालिटेटिवली है उसमें डाइल्यूट भी लिख दिया और कॉन्सेंट्रेटेड भी लिख दिया, ओके। और उसके बाद अब आइए क्वांटिटेटिवली के, और जब क्वांटिटेटिवली की बात करेंगे तो क्वांटिटेटिवली में आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी चीजें हैं उन सारी चीजें को फटाफट नोट कर दीजिए, ठीक है। क्वालिटी के बेस पे आपने डायल्यूट कॉन्सेंट्रेट कर दिया, अब आप क्वांटिटी के बेस पे जो भी होता है सबको पहले नोट कर लीजिए, बाद में एक एक करके मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। ये पहला काम होगा, आपको इसे नोट कर लीजिए, फटाक से नोट कर लीजिए। जल्दी से इसे नोट करें। अगर आप नोट ना करें तो वीडियो को पॉज करके फिर से नोट कर लेंगे, ठीक है। एक एक को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं मास परसेंटेज के बारे में। आइए देखते हैं मास परसेंटेज होता क्या, ठीक है। आपको बस इतना बता दूं, ध्यान से सुनो। परसेंट का मतलब क्या होगा, परसेंट का मतलब एवरी 100, पर मतलब एवरी, सेंट मतलब 100। तो एवरी 100 यानी कि अगर आपके पास 100 है, 100 में से कितना, ये परसेंटेज कहलाता है। 100 में से कितना, मान लो आपकी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, उस 100 स्टूडेंट्स में से 50 स्टूडेंट पास हो जाए या 50 फेल हो जाए, तो पास होने का परसेंटेज कितना हो गया, 100 में से 100, तो 50%, और फेल कितने में 50%। तो परसेंट का मतलब एवरी 100। या मैं आपसे कहूँगा आपकी क्लास में 25 बच्चे हैं, तो 25 में से अगर 5 पास हो गए तो कितने होंगे, आप कहेंगे अगर 25 में से 5 पास हो रहे हैं तो 100 में से कितने होंगे, 20 पास होंगे। ऑब्वियसली 25 में से 5 है तो 100 में से कितने होंगे, 20 होंगे। कितने परसेंट होंगे, 20% होंगे। सिंपल। परसेंट का मतलब एवरी 100, सिंपल। कितने में दिया है ये देख लो, उसके बाद उसको 100 तक कन्वर्ट करो कि 20 में दिया है तो 20 से 100 में कितना होगा, इस तरीके से कन्वर्ट करने की कोशिश करो। या आप सिंपल फॉर्मूला यूज कर सकते हो। अगर आपको मास परसेंटेज लिखना है तो आपको क्या करना चाहिए, मास ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। कंपोनेंट में इसका मास ऑफ द कंपोनेंट, वो सॉल्यूशन के अंदर उस कंपोनेंट का कितना मास है और टोटल सॉल्यूशन का कितना मास है, उन दोनों को आपस में डिवाइड करो और परसेंट निकालने, इसलिए हमने क्या किया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया।
तो हेडिंग डालने सभी लोग मास परसेंटेज और इसमें ये पूरी पोर्शन लिख दीजिए। आप फॉर्मूला दिए मास परसेंटेज का, मास ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन और फॉर्मूले के इनटू 100 और उसके बाद डेफिनेशन लिख दीजिए। मास परसेंटेज इज द वेट ऑफ सॉल्यूशन सॉल्यूट present in unit of 100 unit of the solution. Sorry, mass percentage is the weight of solute present per 100 unit of solution. आप इसको नोट करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। ये हो गया आपका मास परसेंटेज, यानी कि हर एक 100 में कितना मास, अगर 100 ग्राम है किसी चीज का तो उसका जो जिसका मास परसेंटेज आपको निकालना है उसका कितना ग्राम है। ठीक है, सपोज दैट मैं अगर आपसे क्वेश्चन पूछता कि x ग्राम सॉल्यूट को, एक सॉल्यूट A है जिसके x ग्राम को y ग्राम सॉल्वेंट के अंदर आपने मिला दिया। सॉल्यूट क्या है B, सॉल्यूट क्या है A, सॉल्वेंट क्या है B। तो अगर सॉल्वेंट यानी सॉल्यूट के A ग्राम है और सॉल्वेंट का कितना है B ग्राम है, तो टोटल कितना हो जाएगा A प्लस B ग्राम सॉल्यूशन का। और अगर मास परसेंटेज ऑफ A निकालना तो क्या करना पड़ेगा, मास ऑफ A, जिस कंपोनेंट का परसेंटेज निकालना है उसका मास ऊपर रखो। मास परसेंटेज ऑफ A दिस इक्वल्स टू मास ऑफ A डिवाइडेड बाय मास ऑफ A प्लस मास ऑफ B इनटू 100। तो मास परसेंटेज ऑफ A निकला x अपॉन x प्लस y इनटू 100। बहुत ही आराम से आप लोगों ने निकाल लिया। इसी तरीके से अगर मास परसेंटेज ऑफ B निकालना होता तो क्या करते आप, बस सेम वही चीज, कुछ अलग नहीं होता। आप कहते कि मास परसेंटेज ऑफ B निकालना है तो B को पहले लिखते मास ऑफ B यानी कि y डिवाइड बाय x प्लस y इनटू 100। एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है कि अगर आपके सामने इस टाइप का सॉल्यूशन लिखा हो इसका मतलब क्या हो। सॉल्यूशन क्या है, 20% W/W सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऐसा कहीं अगर लिखा हो, किसी मेडिसिन की बॉटल के ऊपर लिखा हो या कहीं पर भी ऐसा कुछ लिखा हो, इसका क्या मतलब जरा समझने की कोशिश करें। 20% W/W सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड का मतलब हुआ सोडियम क्लोराइड का टोटल बेस कितना मान लो, 100 मान लो। परसेंट लिखा है इसका मतलब क्या होगा, टोटल 100 होगा। तो टोटल सॉल्यूशन कितना है 100। अगर सॉल्यूशन 100 है तो सोडियम क्लोराइड इसमें कितना है, दिया है 20 ग्राम। सॉल्यूशन कितना था 100, सोडियम क्लोराइड कितना हो गया 20। इसका मतलब क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड किस में मिलाया गया, वाटर में। तो सोडियम क्लोराइड प्लस वाटर कितना होगा सॉल्यूशन का 100। जरा मुझे बताइए इसमें 20 ग्राम क्या रहा होगा, सोडियम क्लोराइड, इसका मतलब 80 ग्राम क्या रहा होगा, वाटर रहा होगा, तभी तो टोटल 100 बना है। तो सॉल्यूट का कितना है 20 ग्राम और वाटर कितना है 80 ग्राम। इस तरीके से चीजों को समझने की कोशिश करें। मेरे ख्याल से अब तक आपने मास परसेंटेज समझ लिया। तो जल्दी से मैं फिर से पूछ रहा हूँ, अगर आपसे कोई पूछे कि 10% NaCl एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब क्या होगा। 10% एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl का मतलब, एक्वस का मतलब वाटर है, 10% का मतलब 10 ग्राम, परसेंट का मतलब 100 ग्राम में 100 ग्राम वाटर और NaCl को आपस में मिला दिया गया तो 100 ग्राम था। और उसमें 10 ग्राम किसका है, NaCl का है, तो इसका मतलब 90 ग्राम किसका होगा, वाटर का रहा होगा। ओके, ठीक है। आइए हम बात करने वाले हैं वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में। देखें सभी लोग ध्यान से देखें, अगर मैं वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में बात कर रहा हूँ तो वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब क्या होगा, वही सेम जैसे मास परसेंटेज था ऐसे वॉल्यूम परसेंटेज है। क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वॉल्यूम परसेंटेज क्या रहता है इनटू 100। कोई दिक्कत है किसी को, मेरे ख्याल से होना भी नहीं चाहिए। आप क्या करेंगे, आप देखें वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, मैं आपसे कह रहा हूँ 25% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर का क्या मतलब होगा। 25% इथेनॉल सॉल्यूशन इन वाटर का मतलब क्या होगा, इसका मतलब हुआ 25 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल है
और वाटर का कितना होगा 75 मिलीलीटर, तभी तो 100 हुआ। 100 मिलीलीटर में वाटर कितने मिलीलीटर है, आप कहेंगे 25 मिलीलीटर, यानी कि रिमेनिंग जो पार्ट होगा किसका होगा, वाटर का होगा। भाई 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन है, उस 100 मिलीलीटर सॉल्यूशन में वाटर इथेनॉल कितना होगा 25, तो रिमेनिंग पार्ट कितना होगा 75, वो कौन हो जाएगा, वाटर हो जाएगा, क्योंकि वाटर में। इसलिए अगर कहीं पर 25% लिखा हो तो इसका मतलब ये होगा। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग डाल लें वॉल्यूम परसेंटेज, और वॉल्यूम परसेंटेज में ये पोर्शन हेडिंग नोट कर लें। वॉल्यूम परसेंटेज दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जल्दी से नोट करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा। आप देखेंगे, आप कभी बियर खरीदने गए हो तो आप देखेंगे बियर की बॉटल पे लिखा होगा 8% V/V इथेनॉल या अल्कोहल। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब उस बियर की केन में, अगर वो बियर की केन 1 लीटर की है तो उसमें सिर्फ 8% ही अल्कोहल है। यानी कि अगर वो बियर की जो केन आप लेके आए हैं, अगर वो 100 ml की होती, जबकि वो एक केन 100 ml की नहीं होती, वो ज़्यादा की होती, मैं आपसे करूँ अगर वो 100 ml की होती तो उसमें सिर्फ 8 ml अल्कोहल होता, यानी कि 92 ml तो वाटर भरा हुआ, पानी भरा हुआ, सिर्फ 8 ml अल्कोहल। या आप विस्की की बोतल लेने जाएं तो आप विस्की में लिखेंगे, देखेंगे 42.8% V/V सॉल्यूशन। आप कभी देखना, आपके पास विस्की हो, बियर हो, वाइन हो, आप देखना उसमें लिखा होता है। तो 42.8% V/V सॉल्यूशन का कितना मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर हम 100 ml सॉल्यूशन लेते विस्की का, अगर विस्की का एक बॉटल लेते जो 100 ml का है, तो उसमें सॉल्यूशन अल्कोहल कितना होता है 42 ml, 42.8 ml या 42.5 ml या जो भी हो, उसका जो कॉम्पोजिशन दिया हो। तो अगर 42% लिखा हुआ, इसका मतलब आउट ऑफ 100 42 ml अल्कोहल है, बाकी सब पानी भरा हुआ। बेवकूफ बना रहे हैं आपको, उसके बावजूद आप और पानी मिला के पी रहे हो। तो जो कितना अल्कोहल पी रहे हो, फर्जी में लोग बदनाम किए पड़े हैं कि लोग शराबी हैं। कैसे शराबी हैं, इतना सा तो शराब पीते हैं, इतने सारे पानी पी लेते हैं लोग। ओके, एनीवे, तो अब हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। अभी तक हमने मास परसेंटेज पढ़ लिया, वॉल्यूम परसेंटेज पढ़ लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज दिस इज इक्वल टू मास ऑफ सॉलिड डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। जरा आगे से नोट करें, बहुत ही सिंपल है मास बाय वॉल्यूम। जिस तरीके से मास परसेंटेज निकाला, उसी तरीके से वॉल्यूम परसेंटेज भी हो गया, और उसी तरीके से मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी। जिसका निकालना है आप उसको क्या करोगे, ऊपर रखोगे, डिवाइडेड बाय टोटल हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाय 100 इसलिए क्योंकि परसेंट निकालते हैं तो। ओके, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंट का मतलब क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ये हो गया आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बेटा अगर मैं आपसे ये कह देता कि यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो 2 टाइप के कलर आपको दिख रहे हैं। ये जो ब्लू कलर दिखा है, ब्लू कलर किसका है, हमेशा सॉल्वेंट का, वाटर का होगा। आप सोच रहे होंगे कि ब्लू कलर वाटर का क्या होगा सर, वाटर का तो कोई कलर नहीं होता। बेटा होता है वाटर का, एक्चुअली सही बात है, आप बिल्कुल सही सोचते हैं, वाटर का कोई कलर नहीं होता। लेकिन ये भाई सिंगर लोग ना दिमाग खराब कर दिए हैं। हनी सिंह ने गाना गाया, आज ब्लू है पानी पानी पानी, तो ब्लू है पानी पानी बोला, दिमाग में बैठ गया पानी का कलर ब्लू होता है। मैंने भी बना डाला, पानी का कलर ब्लू बना डाला, क्या फर्क पड़ता है उससे। मुझे एक कलर देना ही था, मैंने ब्लू कलर दे दिया था। क्या हनी सिंह की बात भी ले जाए, मैं हनी सिंह का बहुत बड़ा फैन था, उस जमाने में हुआ करता था, तो फिर इसलिए मैंने ब्लू कलर डाला। यहाँ पे ब्लू कलर हो गया सॉल्वेंट का, और बाकी ये जो ऑरेंज कलर दिख रहा है ये आपका, या लाइट येलो कलर दिख रहा है ये आपका सॉल्वेंट। ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि अगर यहाँ पे कहीं 23% W/V सॉल्यूशन लिखा हो, एक बार फिर से मैं बता दूं, मास परसेंटेज को आपने क्या लिखा W/W, वॉल्यूम परसेंटेज को क्या लिखा V/V,
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को आप क्या लिखेंगे, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को आप लिखेंगे W/V। ठीक है, तो मास परसेंटेज इसी तरीके से हो गया, वॉल्यूम परसेंटेज हो गया इसी तरीके से, उसी तरीके से मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हो गया। ओके, तो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज कितना हो गया? अगर मान लो क्वेश्चन में मास बाय वॉल्यूम परसेंट 23% दे रखा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब इसमें जो सॉल्यूट है वो कितने का है? 23 ग्राम का है, और जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम है वो कितने वॉल्यूम का है? 100 मिलीलीटर का। यानी कि 100 मिलीलीटर का कोई सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन में 23 ग्राम क्या है? सॉल्यूट है। ओके, तभी इस यहाँ पे लिखा हुआ 23% V/V। यहाँ पे नोट कर लें, 23% W/V मीन्स मास ऑफ सॉल्यूट 23 ग्राम एंड टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 100 मिलीलीटर। आप इसको नोट करते जाएं, छोटी छोटी मगर मोटी बातें हैं, ये सब दिमाग में बैठी रहेंगी। स्टार्टिंग है आपका 12th का, इसलिए पूरा बेसिक अच्छे से आना चाहिए, और अगर बेसिक नहीं आएगा तो 12th के आखिरी तक पहुँचते पहुँचते आप लुढ़क जाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि अभी आपके पास पूरी एनर्जी है, पूरा जोश है, तो लगा दो एकदम पूरा। ठीक है, ओके। तो इसी तरीके से मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज हम लोगों ने अच्छे से सीख लिया। जब आप मेडिसिन की बात करेंगे तो आप कभी भी, आपके घर में हो सकता है कि कोई मेडिसिन दिखे, आज आपका ये घर पे एक्सपेरिमेंट करना होगा, आप कोई भी मेडिसिन आपके घर में हो तो आप उसको देखना, वहाँ पे लिखा होगा 100 मिलीलीटर पूरा। अगर 100 मिलीलीटर का पूरा सॉल्यूशन तैयार था तो उसमें इतने ग्राम ये था, इतने ग्राम ये था, इतने ग्राम ये था, इतने ग्राम ये था। या पतंजलि का आप लोग देखें तो आप देखेंगे उसमें इतने ग्राम, इतने ग्राम, इतने ग्राम। हमारे घर में एक बार पतंजलि का च्यवनप्राश आया, पापा आजकल तो हर चीज़ पतंजलि का आने लगा, परेशान हो गए होंगे। टूथपेस्ट भी पतंजलि का यूज़ करते हैं, ऐसा लगता है कि मुंह में सुबह सुबह टूथपेस्ट नहीं हवन करके आए, सोचो ऐसा लगता है। लेकिन क्या करें, बाबा रामदेव ने आँख मार के सब काम कर लिया, काफ़ी लोगों को बटा लिया, और इससे हर घर में पतंजलि की सारी चीज़ें बिक रही हैं। हुआ ये कि पतंजलि का मैं च्यवनप्राश लेके आया, और च्यवनप्राश में लिखा हुआ था इतने 1 किलोग्राम च्यवनप्राश में ये इतना ग्राम, 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 ये इतना ग्राम। ये सब तो ठीक था भाई साहब। एडवर्टाइजमेंट देखो, नीचे लिखा हुआ था 1000 करोड़ साल पुरानी हिमालय की जड़ी बूटियों से निर्मित, 1000 करोड़ साल पुरानी हिमालय की जड़ी बूटियों से निर्मित। और मैंने नीचे देखा कि एक्सपायरी डेट लिखा हुआ था 25 फरवरी। मैंने कहा बाबा बहुत सही समय पे खोद के लेके आए हैं, अदरवाइज बड़े एक्सपायर हो जाता। ये सोचो, तो ये परसेंटेज जो है, ये एडवर्टाइजमेंट का लोगों का तरीका कुछ अलग ही होता है, ताकि लोग 100 मतलब इतने साल पुरानी हिमालय की जड़ी बूटियों से निर्मित, और एक्सपायरी डेट अगले 1 महीने बाद। सोचो, एनीवे वो सब बात की बातें, वो सब तो चलता रहता है। अभी फिलहाल हमारे सिलेबस में आगे पढ़ना है, और अगला हमारा जो टॉपिक है वो है पार्ट पर मिलियन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है पार्ट पर मिलियन। समझना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप समझें। पार्ट पर मिलियन बहुत ही छोटी इकाई है, बहुत ही छोटी इकाई। आप सोचो 1 मिलियन में से कोई एक पार्ट पर मिलियन कहलाता है। अभी 100 में से था, अभी 1 मिलियन में से। 100 में से था तो बहुत सिंपल था कि आउट ऑफ 100 इतना है, आउट ऑफ 100 इतना है, आउट ऑफ 100 इतना है। अभी कितना है? आउट ऑफ 1 मिलियन। ठीक है, तो 1 मिलियन में से ये इसका पार्ट पर मिलियन कहलाता है। अब अगर मैं आपसे ये पूछता, हो सकता है आपके दिमाग में क्वेश्चन आए कि 1 मिलियन में से क्या ये जरूरी है, मतलब परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा आसानी से निकल आता है, क्या पार्ट पर मिलियन निकालना आसान है? मैं आपको बताऊं बेटा, पार्ट पर मिलियन निकालना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आसान भी है। आपने कहा सर अभी तक मास लिखा, वॉल्यूम लिखा, ये सब लिखा, यहाँ पे पार्ट क्यों यूज किया? यहाँ पे भी मास, वॉल्यूम इस टाइप की कुछ चीजें यूज कर सकते हैं, यहाँ पे हमने पार्ट क्यों यूज किया? कोई तो रीजन होगा पार्ट यूज करने का। हाँ बिल्कुल कोई रीजन है। पार्ट यूज करने का मतलब वो वॉल्यूम भी हो सकता है, मास भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, इसलिए हमने पार्ट यूज किया है। पार्ट में कुछ भी हो सकता है, वो नंबर ऑफ पार्टिकल भी हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम बाई मास सब कुछ भी हो सकता है, उसी इसलिए हमने पार्ट यूज किया है। पार्ट पर मिलियन, 1 मिलियन में इसका कितना पार्ट पर मिलियन कहलाता है। अभी थोड़ी देर पहले हमने एग्जाम्पल दिया था, इसका एग्जाम्पल तो याद है, फ्लोरीन का वाटर के अंदर एग्जाम्पल था। 1 ppm होगा तो कितना होगा, 1.5 ppm होगा तो कितना होगा, 4 ppm से ज्यादा हो गया तो क्या होगा, याद है ना ये सारी चीजें।
इसलिए पार्ट पर मिलियन, इसे पीपीएम बोलते हैं। तो पीपीएम इक्वल्स टू टोटल पार्ट ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट ऑफ द कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। आप सिंपली ले सकते हैं टोटल पार्ट ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, बस सिंपल। टोटल पार्ट ऑफ कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल पार्ट ऑफ सॉल्यूशन, सिंपल। अब ये जो पार्ट वर्ड यूज हो रहा है ना, इस पार्ट का मतलब ये नहीं हो सकता है कि कुछ भी हो। हाँ, मतलब सिर्फ मास हो या सिर्फ वॉल्यूम नहीं, इसका मतलब मास भी हो सकता है, वॉल्यूम भी हो सकता है, मास बाई वॉल्यूम भी हो सकता है, नंबर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये समझ लो। यानी कि पीपीएम जब आप निकाल रहे हैं तो पीपीएम को आप किसमें निकाल सकते हैं? पीपीएम को आप मास में भी निकाल सकते हैं, यानी कि ऊपर जो मास परसेंटेज दिख रहा है, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज दिख रहा है ना, तो पीपीएम भी इन तीनों में निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसे पहले नोट करें। पर मिलियन याद रखो, परसेंट होता था तो किससे मल्टीप्लाई करते थे? 100 से। पर मिलियन है तो किससे मल्टीप्लाई करना होगा? मिलियन से, सिंपल। परसेंट, सेंट का मतलब 100, तो परसेंट में 100 से मल्टीप्लाई करते थे, पर मिलियन में किससे? मिलियन से मल्टीप्लाई करेंगे, सिंपल है। देखिए इस पॉइंट को एज इट इज नोट कर लें। जो पीपीएम है उसको मास टू मास में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, वॉल्यूम टू वॉल्यूम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या मास टू वॉल्यूम में रिप्रेजेंट किया जा सकता है, किसी में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, इवन की नंबर में भी हो सकता है। तो आप इसे जल्दी से नोट कर लें, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को पॉज कर लीजिए और इसको नोट कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से अब तक आप लोगों ने पीपीएम समझ लिया है। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट अगर मैं आपसे बताऊं कि अगर आपको याद रखना हो कि वाटर के अंदर, सी वाटर के अंदर ऑक्सीजन कितना होता है, तो मैं आपको बता दूं कि आप लिख लें इसे कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर दिस इज इक्वल टू 5.8 ग्राम पर 10 टू द पावर 6 ग्राम्स। अगर सी वाटर का 10 टू द पावर 6 ग्राम लें तो उसमें 5.8 ग्राम ऑक्सीजन होगा। सोचो, सी वाटर का कितना लें? 1 मिलियन ग्राम ले लें तो उसमें ऑक्सीजन कितना होगा? 5.8 ग्राम। स्टार पॉइंट बनाए और इस बात को लिखते हैं। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन सी वाटर, concentration of dissolved oxygen in sea water this is equals to 5.8 grams per 10 to the power 6 grams of sea water। sea water का 10 to the power 6 ग्राम में 5.8 ग्राम आपका क्या होता है? ऑक्सीजन होता है। तो आपको पता है 10 to the power 6 ग्राम में इतना ग्राम, यानी कि पार्ट पर मिलियन पार्ट, जिसको लिख सकते हैं 5.8 ppm। दिस इज आल्सो रिटन एज 5.8 ppm। क्या किसी को कोई दिक्कत है? हमारे ख्याल से आप इसे समझ चुके हैं। अब हमारा सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक आने वाला है वो है आपका मोल फ्रैक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना, क्योंकि आगे चल के आप 11th में हो सकता है इसे पढ़े हो और आगे चल के फिर से आप इसको पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे, इसलिए हेडिंग डालिए मोल फ्रैक्शन। और इसमें ये फॉर्मूला लिखिए। कौन सा फॉर्मूला लिखेंगे? ए, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट इन द सॉल्यूशन। जिस कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है, देखें फ्रैक्शन का मतलब ईच वन, ईच की बात कर रहे हैं, एवरी वन की बात कर रहे हैं। परसेंट का मतलब एवरी 100 की बात कर रहे थे। मिलियन का मतलब एवरी मिलियन की बात कर रहे थे। यहाँ पे फ्रैक्शन है, यानी कि एवरी वन की बात करेंगे, इसलिए कितने से मल्टीप्लाई करेंगे? 1 से। और आपसे मैं बता दें एवरी वन का मतलब 1 से मल्टीप्लाई करना, 1 से मल्टीप्लाई का मतलब किसी से मल्टीप्लाई करना। ठीक है, तो मोल फ्रैक्शन को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? x से रिप्रेजेंट करेंगे। तो x दिस इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन। ओके, मेरे ख्याल से समझ चुके हैं। नंबर ऑफ मोल्स निकालना भी आपको आता होगा। कैसे निकालते हैं नंबर ऑफ मोल्स? गिवन मास बाय मोलर मास, याद होगा 11th में पढ़ाया गया था आपको। नंबर ऑफ मोल्स निकालने के अलग फॉर्मूला है, गिवन मास बाय मोलर मास। अगर ना हो किसी को तो एक बार वापस से याद कर लें कि मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। अब हम मोल कॉन्सेप्ट में जाके नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करना सीखें। और अगर आपको नहीं आता तो आप हमारी पुरानी वीडियो पे जाएं, मोल कॉन्सेप्ट वीडियो पे जाएं, नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखें।
तो यहाँ पे मान लीजिए हमारे पास सॉलिड भी है, सॉल्वेंट भी है, ठीक है। मैंने यहाँ पे Na, स्मॉल Na, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए रखा है। ए क्या है? सॉल्वेंट। Nb नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी रखा है। थोड़ा आपको कलर थोड़ा अजीब सा इसके साथ देखना रहा, लेकिन कोई बात नहीं। Na यहाँ पे लिखा हुआ है, इसका मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, Nb लिखा हुआ है यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। अगर हमने Na और Nb को दोनों को मिला दिया यानी कि एक सॉल्यूशन बनाया, वो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी है और सॉलिड भी है, तो उस टाइम पे अगर मुझे ए के मोल फ्रैक्शन की बात करना है तो उसको क्या लिखेंगे? XA। XA की वैल्यू क्या होगी? Na प्लस Nb। XA मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ ए, दिस इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ ए प्लस टोटल मोल्स ऑफ बी, या टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन यानी मोल्स ऑफ ए प्लस मोल्स ऑफ बी। इस तरीके से मिलेगा। क्या इस तरीके से आप XB निकाल सकते हैं? बिल्कुल हाँ। XB दिस इक्वल्स टू NB अपॉन Na प्लस Nb यानी कि मोल्स ऑफ B डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। सिंपल। आपने XA निकाल दिया, आपने XB निकाल दिया। और अगर जब आप Na और XA और XB को आपस में ऐड करें, सपोज दैट XA प्लस XB करें, तो आप लिखेंगे Na अपॉन Na प्लस Nb डिवाइड बाय प्लस Nb अपॉन Na प्लस Nb। आपको पता है दोनों में Na प्लस Nb कॉमन हो जाए और ऊपर क्या आ जाएगा? Na प्लस Nb। तो नीचे भी Na प्लस Nb है, ऊपर भी Na प्लस Nb है। क्या हो जाना चाहिए? परफेक्ट वन आ जाना चाहिए, यानी कि मोल फ्रैक्शन जो होगा वो टोटल ऐड करने में कितना आना चाहिए? 1 आना चाहिए। मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B दिस इक्वल्स टू 1। ये बाइनरी सॉल्यूशन के लिए होगा। बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब होता है जिसमें दो कंपोनेंट हो, एक सॉल्यूट हो एक सॉल्वेंट हो, उसे बाइनरी बोलेंगे। इसी तरीके से टर्सरी सॉल्यूशन होता है। टर्सरी का मतलब जिसमें एक सॉल्यूट हो एक सिंगल सॉल्यूट हो, नहीं सॉरी, टर्सरी का मतलब इसमें एक सिंगल सॉल्वेंट हो और दो सॉल्यूट हो। जैसे एग्जांपल है, अगर आपने पानी है, पानी में आपने चीनी भी मिला दिया और शुगर भी मिला दिया और सॉल्ट भी मिला दिया, उससे नमकीन मीठा नमकीन पानी बन जाता है। उसमें आप देखेंगे वाटर क्या है? सॉल्वेंट है। शुगर एंड सॉल्ट दोनों क्या हो गए? सॉल्यूट। ये जो सॉल्यूशन बना वो टर्सरी सॉल्यूशन है। चलो इसी में अगर थोड़ा सा नींबू निचोड़ दें, अभी क्वाटरनरी सॉल्यूशन हो गया। इसी में ग्लूकॉन डी डाल दें तो पेंटानरी सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो इसी तरीके से सॉल्यूशन क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, डिपेंड करता है उसके अंदर कितने कंपोनेंट हैं। दो कंपोनेंट है, एक सॉलिड एक सॉल्वेंट, तो वो बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। याद रखें सॉल्वेंट अकेला रहेगा, सॉलिड उसके अलावा जितने भी सब सॉलिड का काम करेंगे। जो सबसे ज्यादा अमाउंट में रहेगा और लिक्विड या फिर सॉल्यूशन के फेज में रहेगा, सबसे ज्यादा अमाउंट में है और सॉल्यूशन के फेज में, तो समझ रहा हूँ क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। उसके अलावा कुछ भी हो सकता है। अब जैसे मैंने इसमें नींबू नहीं जोड़ा था, अब लिक्विड में वाटर भी है नींबू भी है, तो कौन ज्यादा है? वाटर है भाई। वो दोनों तो सॉलिड हो ही नहीं सकते, शुगर और सॉल्ट, क्योंकि वो सॉलिड है। तो हमारे पास दो ही ऑप्शन है, एक नींबू और एक वाटर। दोनों में से कोई एक सॉल्वेंट हो सकता है। किसका अमाउंट ज्यादा है? वाटर का, तो वाटर क्या हो गया? सॉल्वेंट हो गया। इसी तरीके से टोटल कंपोनेंट 2 है तो बाइनरी सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट 3 है तो टर्सरी सॉल्यूशन, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट 4 है क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ऐसे बढ़ाते बढ़ाते टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन n है, टोटल नंबर ऑफ कंपोनेंट n है, तो ये पॉलीमरिक सॉल्यूशन कहलाने लगता है। चाहे जितनी भी सॉल्यूशन है, कुछ भी हो जाए, इफ द सॉल्यूशन कंटेन आई कंपोनेंट, ढेर सारे कंपोनेंट अगर सॉल्यूशन में हैं तो क्या होगा? अब सबसे पहले ये पॉइंट नोट करें, ये जल्दी से इसे नोट कर लें, उसके बाद आप हम आगे बढ़ेंगे। Na क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, Nb क्या हो गया? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B, तो XA क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस XB, Nb। उसी तरीके से XB क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस Nb। दोनों को ऐड करेंगे तो XA प्लस XB की वैल्यू क्या आ जाएगी? आप कहेंगे सर XA की जगह पे Na अपॉन Na प्लस Nb रखा, XB की जगह पे Nb अपॉन Na प्लस Nb रखा, दोनों को आपस में ऐड कर दिया। ऐड करने के बाद हमने देखा XA प्लस XB दिस इक्वल्स टू 1 आ गया। लेकिन ये तो तब हुआ जब बाइनरी सॉल्यूशन था, लेकिन मैं कहूँ हो सकता है ढेर सारे कंपोनेंट हो। इफ द सॉल्यूशन कंटेन आई कंपोनेंट्स, ढेर सारे कंपोनेंट, आई कंपोनेंट, तो क्या होगा? उसके लिए xi की वैल्यू आ जाएगी ni डिवाइड बाय n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 डॉट 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 ni। जरा ये नोट कर लें। i की जगह कहां से कहां तक है? 1 से लेकर के n तक है। जल्दी से इसे नोट करें आप। लेकिन कुछ भी हो जाए, जितना मन करे उतना रख लो, लेकिन जो मोल फ्रैक्शन के सम आएंगे टोटल वो 1 के ही इक्वल आएगा। जहाँ बाइनरी में x1 प्लस x भी लिया था,
यहाँ पे अगर ढेर सारे हैं तो x1 प्लस x2 प्लस x3 डॉट 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 xi होगा, और उन सबको ऐड करने के बाद भी फाइनली क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, याद रखें। और अगर ऐसा होगा तभी आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत हो जाएगा। देख लीजिए, अगर कंपोनेंट i है तो xi की वैल्यू क्या हो जाएगा, ni अपॉन n1 प्लस n2 प्लस n3 डॉट डॉट n9, और आप इसको कैलकुलेट करेंगे x1 x2 x3 ऐसे कैलकुलेट करेंगे, उन सबके वैल्यू को ऐड करने के बाद आप टोटल कितना होना चाहिए, 1। और ऐसा अगर है तो उसमें लेना आपका कैलकुलेशन बिल्कुल सही है। ओके, तो अब एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा एग्जांपल लेके चलेंगे। मान लो 4 मोल्स ऑफ अल्कोहल है, 6 मोल्स ऑफ वाटर है, और अल्कोहल वाटर को आपस में मिला दिया गया और एक सॉल्यूशन तैयार किया अल्कोहलिक वाटर। हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल निकालना है, तो क्या करना पड़ेगा, मोल्स ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ अल्कोहल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। तो मोल्स ऑफ अल्कोहल कितना है, 4 मोल दिया है, मोल्स ऑफ वाटर कितना है, 6 मोल दिया है। तो जरा इसको कैलकुलेट करें और बताएं कितना आएगा। 4 डिवाइडेड 4 प्लस 6 दिस इज इक्वल टू 0.4। तो अल्कोहल का कितना मोल फ्रैक्शन आ गया, 0.4। इसी तरीके से आप क्या करेंगे, वाटर का भी निकाल लेंगे। तो वाटर कितना निकालेंगे, क्योंकि 2 ही कंपोनेंट है, तो x अल्कोहल प्लस वाटर दिस इज इक्वल टू 1। अल्कोहल की वैल्यू कितनी है, 0.4। तो वाटर को कैलकुलेट करेंगे तो 1 माइनस 0.4, और जब कैलकुलेट करने के बाद आप देखेंगे तो आपका आंसर आएगा 0.6। जरा से नोट कर लें क्वेश्चन को। अगर हमारे पास 4 मोल्स ऑफ अल्कोहल है, 6 मोल्स ऑफ वाटर है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अल्कोहल निकालने के लिए मोल्स ऑफ अल्कोहल डिवाइडेड मोल्स ऑफ अल्कोहल प्लस मोल्स ऑफ वाटर। मोल्स ऑफ अल्कोहल 4 है, मोल्स ऑफ वाटर और अल्कोहल मिलाकर के 10 आ रहा है, तो 4/10 यानी 0.4। और फिर हमें पता है कि बाइनरी सॉल्यूशन के लिए अल्कोहल का मोल फ्रैक्शन प्लस वाटर का मोल फ्रैक्शन 1 होगा। ढेर सारे होते तो होता, आई की जगह पे 2 ही हैं, अल्कोहल एंड वाटर, ताकि यहाँ 2 रखेंगे तो सिर्फ x1 प्लस x2 दिस इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। अल्कोहल प्लस वाटर 1 आ जाएगा। वाटर की वैल्यू निकालनी है तो 1 माइनस अल्कोहल का हमने निकाल लिया है, आंसर है 0.6। जल्दी से इसे आप नोट करें, फिर आगे बढ़ें। ये कभी ना सोचें कि सिंपल क्वेश्चन है तो हम क्यों नोट करें। याद रखें, क्वेश्चन कितना भी सिंपल हो या टफ हो, आप उसे अपनी कॉपी में नोट करेंगे, क्योंकि जब रिवाइज करेंगे तो सिंपल से टफ तक रिवाइज करते जाएंगे तो बड़े आराम से सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमने मोल फ्रैक्शन सीखा। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका मोलैरिटी। अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, 11th में आपने पढ़ भी लिया है। क्योंकि हम सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं तो इसमें मोलैरिटी का बहुत ज़्यादा यूज होगा। मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन एंड मोलैरिटी, इन तीनों का बहुत ज़्यादा यूज होने वाला है, इसलिए इसको अच्छे से पढ़ लेना आप। ठीक है, आप वीडियोज भी देख सकते हैं, और आप मेरी पुरानी बोर्ड पे बनाई हुई वीडियो भी है, आप उसे भी देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि आपको ये थोड़ा सा कम समझ आ रहा था, मैं बोर्ड पे जो पढ़ा रहा था उस टाइम पे रिकॉर्ड किया हुआ था, आप मोल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में जाकर के इसको, इन सारी चीज़ को देख सकते हैं। ओके, तो हम बात करेंगे मोलैरिटी की। मोलैरिटी क्या होता है, तो मोलैरिटी इज डिफाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। बड़े प्यार से, और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे। इस बात को याद रखें, किससे रिप्रेजेंट करेंगे मोलैरिटी को, कैपिटल एम से। तो कैपिटल एम दिस इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। याद रखें, नोट करें इधर, मोलैरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर मैं आपसे ये कहता कि मास ऑफ सॉल्यूट WB ग्राम है, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, MB। इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की बात करें B, तो जरा मुझे मोलैरिटी बता दीजिए कितना होगा। मोलैरिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, WB/MB। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला दिया था, गिवन मास बाय मोलर मास। ओके, तो एक बार इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं एक बार सारी बातों को फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूं। अगर मास ऑफ सॉलिड WB है, मोलर मास ऑफ MB है, टोटल वॉल्यूम V है, मिलीलीटर में, याद रखें ये मिलीलीटर में है, जबकि यहाँ पे हमें फॉर्मूला में कितना चाहिए, लीटर में चाहिए। तो मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या किया, आपको पता है 1000 से डिवाइड करेंगे या मल्टीप्लाई करेंगे। मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1000 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो जाएगा WB/MB मल्टीप्लाई टू 1000 डिवाइड बाय V इन मिलीलीटर। अगर V इन लीटर में होता तो ऊपर 1000 नहीं यूज होता, V इन मिलीलीटर में, इसलिए ऊपर 1000 यूज हो रहा है।
ठीक है, ये फॉर्मूला पहले नोट कर ले, उसके बाद एक छोटा सा क्वेश्चन करेंगे। तो मोलैरिटी क्या है, डेफिनेशन ऊपर लिखा हुआ है, मोलैरिटी इज डिफाइंड एज अ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। नीचे फॉर्मूला लिखा हुआ, मोलैरिटी कैपिटल M इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर आपके पास सॉल्यूट का V WB दिया है, मोलर मास MB दिया है, वॉल्यूम सॉल्यूशन का V दिया है, तो मोलैरिटी का फॉर्मूला हो जाएगा WB बाई MB इंटू 1000 डिवाइड बाई V इन मिलीलीटर। याद रखें, अगर ये लीटर में है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं होगा। और आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए क्या करते हैं, गिवन मास बाई मोलर मास। अगर आपको नहीं आता तो आप पुरानी वीडियोस को मोल कॉन्सेप्ट में नंबर ऑफ मोल्स निकालने का मैंने वीडियो बना रखा है, वहाँ जाकर के आप देख सकते हैं। ओके, तो आगे बढ़ें। आप इसे, मैं उम्मीद करूंगा कि आप इसे नोट कर चुके होंगे। अगर आपने इसे नोट कर लिया तो आप हमें एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन करेंगे। सब लोग तैयार हो जाएं क्वेश्चन के लिए। क्वेश्चन नोट करें, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड इन 500 मिलीलीटर ऑफ द सॉल्यूशन। क्वेश्चन आपके सामने है, calculate the molarity of solution containing 10 gram of sodium hydroxide in 500 ml of solution। तो सॉल्यूट क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, W बाई MB इंटू 1000 डिवाइड बाई V। V क्या है, मिलीलीटर में। यहाँ पे 1000 के साथ अगर फॉर्मूले में V है यानी कि वो मिलीलीटर में। WB की वैल्यू कितनी दे रखी है, 10 ग्राम। अच्छा, चूंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए M की वैल्यू कितनी रहेगी, कैलकुलेट करने के बाद हमने देखा कि 40 ग्राम आ गया। सोडियम का 23, हाइड्रोजन ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1, टोटल कैलकुलेट करने पे 40 ग्राम आ गया Mg। अगर आपको मॉलिक्यूलर मास या मोलर मास कैलकुलेट करना नहीं आता तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है, आप जाकर के देख कर से कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या हो गया, M W बाई MB, सारी चीजें हैं, आपको उठा करके आप फॉर्मूले में पुट करेंगे। जैसे उठा करके आपने फॉर्मूले में पुट किया, आपने देखा कि एक कट पे करके आंसर कितना आ गया, 1/2। यानी कि जो मोलैरिटी कैलकुलेट किया, मोलैरिटी कितनी आ गई, 1/2 यानी कि 0.5 मोल पर लीटर। मेरे ख्याल से आप लोगों ने इसे कैलकुलेट कर लिया होगा। बहुत ही आसान है, बस फॉर्मूले में वैल्यू डालना है, सिंपल मैथमेटिक्स है, उसको कैलकुलेट करना है, आंसर ले आना है, 0.5 मोल पर लीटर। केमिस्ट्री में क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं, टफ नहीं होते, कुछ ट्रिकी होते हैं, कुछ आसान होते हैं, कुछ सिंपल कैलकुलेशन होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालें मोलैरिटी। अगर आपने कैलकुलेट नहीं किया तो आप थोड़ा सा रिवर्स करके इसको देख लें और उसको नोट करें। तो नेक्स्ट हेडिंग में आपका मोलैरिटी। मोलैरिटी M इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड पर किलोग्राम ऑफ सॉल्यूट। आइए देखते हैं मोलैरिटी क्या होता है। कोई अंतर नहीं है, बस यहाँ पे क्या लिख दिया गया है, R की जगह L आ गया, R की जगह L आ गया, मोलैरिटी की जगह मोलैलिटी आ गया, और बस उसी L को हटा दिया, यानी कि लीटर को हटा के किलोग्राम कर दिया, बस, बाकी कोई दिक्कत नहीं। जो सॉल्यूशन लीटर में हुआ करता था, यहाँ पे सॉल्वेंट किस में हो गया, किलोग्राम में हो गया, बस इसके अलावा कुछ नहीं। जो सॉल्यूशन को हम सॉल्यूशन का नीचे डिनोमिनेटर में सॉल्यूशन का वॉल्यूम लिखा था, अब उस सॉल्यूशन के वॉल्यूम को हटा करके यहाँ पे क्या लिखना है, सॉल्वेंट का वेट लिखना, वो भी किसमें, किलोग्राम। तो फॉर्मूला, इसको स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे। मोलैरिटी को कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते थे और मोलैलिटी को स्मॉल m से रिप्रेजेंट करेंगे, सिंपल। स्मॉल m लिखा हो तो मोलैलिटी, कैपिटल M लिखा हो तो मोलैरिटी। ओके, ठीक है। तो स्मॉल m मोलैरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम। देखें जरा ध्यान से, वहां पे क्या था, कंपेयर करते हैं, वहां पे था नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, बस इतना सा अंतर। यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, यानी कि जहाँ पे सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है लिखा गया है, वहां पे सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है लिखा गया है, बस इतना अंतर। फिर से वही बात हम करेंगे। एक मास ऑफ सॉल्यूट WB ग्राम है, मास ऑफ सॉल्वेंट WA ग्राम है, मास ऑफ सॉल्यूट भी हमें पता है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी पता है,
तो मोलैरिटी का फॉर्मूला आ जाएगा WB अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाइड बाय 1000 डिवाइडेड बाय W। आराम से नोट करने से W बाई MB है, WB बाई MB ये वही है, कोई दिक्कत नहीं। बस यहाँ पे जो V था अब इस V की जगह क्या है WA आ गया, बाकी कोई दिक्कत नहीं, बाकी सारी चीजें वही है जैसे थी पहले। नोट कर लें इसे। एक छोटा सा क्वेश्चन करें। क्वेश्चन आपके सामने है। An antifreeze solution is prepared from 2 to 2.6 gram of ethylene glycol, formula है C2H6O2 and 200 gram of water. Calculate the molality of the solution. If the density of solution is 1.072 gram per milliliter, then what will be the molarity of the solution? मैं चाहता हूं कि इसको अभी वीडियो को आप पॉज करके सबसे पहले खुद सॉल्व करिए इस क्वेश्चन को, और जब खुद सॉल्व कर चुके हूं तो जाकर के आप इसका सॉल्यूशन देखें और मैच कराएं कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी तक आप लोगों ने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया होगा। सबसे पहला काम है जो चीज दिया है उसको एक जगह कलेक्ट कर लेंगे। क्या क्या दिया है? WB दिया है, यानी कि सॉलिड का वेट 222.6 ग्राम, सॉल्वेंट का वेट 200 ग्राम, डेंसिटी 1.072 ग्राम पर मिलीलीटर है सॉल्यूशन की डेंसिटी। तो जब मुझे बताइए मोलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल फॉर्मूला दिया है तो हम मोलर मास निकाल लेंगे 62। तो मोलैरिटी बड़े आराम से कैलकुलेट हो गई, WB अपॉन MB इनटू 1000 डिवाइडेड बाय WA। तो मेरे ख्याल से मोलैरिटी तो आप ऐसे आराम से निकाल लेंगे। मोलैरिटी के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला यूज हुआ 222.6 222.6 डिवाइड बाय 62 इनटू 1000 डिवाइड बाय 200। इसको कैलकुलेट किया, मोलैरिटी आपकी आ गई 17.95 मोल पर किलोग्राम। जरा मोलैरिटी को आप जरा ध्यान से देखिए। क्या किया आपने? डेंसिटी दिया है, डेंसिटी का काम सिर्फ तब यूज करेंगे जब हमें मोलैरिटी यूज करना हो, बन निकालना होगा। अभी मोलैरिटी निकालना नहीं है तो हमें डेंसिटी का कोई काम नहीं है। हमारे पास फॉर्मूला है मोलैरिटी के लिए M = WB बाई MB इनटू 1000 डिवाइड बाय WA। WB दिया हुआ है 222.6 222.6 डिवाइड बाय MB हमने यहाँ पे देखा है, चाहे आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं, 62 आएगा, रख दिया इनटू 1000 क्या है यहाँ पे फॉर्मूले में WB दे रखा है 200, यहाँ पे दे रखा है WB। तो सब कुछ हमने कैलकुलेट किया और आंसर फाइनली मोलैरिटी का आया 17.95 मोल पर किलोग्राम। अच्छा, यानी कि पहला पार्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, मोलैरिटी आ गई। अभी क्या निकालना है? हमें डेंसिटी दिया और इसकी हेल्प से मोलैरिटी निकालना है। तो ये मोलैरिटी कैलकुलेट करते हैं। तो मोलैरिटी कैलकुलेट करने के लिए हेल्प किसके लिए होगी? डेंसिटी की। हमें चाहिए क्या? वॉल्यूम। मोलैरिटी कैलकुलेट के लिए क्या चाहिए? वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम के लिए क्या दिया हुआ है? हेल्प दिया हुआ है डेंसिटी का। डेंसिटी क्या होता है? मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम। तो इसी की हेल्प से हम वॉल्यूम पहले निकालेंगे। तो डेंसिटी में क्या होता है? मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मास ऑफ सॉल्यूशन जरा मुझे बता दीजिए, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा? मास ऑफ सॉल्वेंट प्लस मास ऑफ सॉल्यूट। तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना दे रखा है और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है आपको पता है। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है? WA और WB ऐड किया 422.6 ग्राम, यानी कि टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन हमें पता चल गया। इसकी हेल्प से निकालना है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। तो मास पता चल गया, वॉल्यूम निकालना है, डेंसिटी दे रखा है। मास क्या पता चला? देख लें, मोलैरिटी निकालने के लिए हमें क्या चाहिए? मेन हमें वॉल्यूम चाहिए। वॉल्यूम के लिए दिया है डेंसिटी। डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम होता है। डेंसिटी दिया है, वॉल्यूम पता करना है, मास पता चल जाए तो काम हो जाए। मास पता करने के लिए आपको पता है सॉल्यूशन का मास निकालने के लिए सॉल्यूट का मास प्लस सॉल्वेंट का मास। सॉल्यूट क्या है? इथाइलिन ग्लाइकोल। सॉल्वेंट क्या है? वाटर। इथाइलिन ग्लाइकोल का मास दिया है, वाटर का भी मास दिया है, कैलकुलेट किया 422.6। ये क्या हो गया? मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया। अब आइए इस डेंसिटी वाले फॉर्मूले में डाल करके हम क्या कैलकुलेट करेंगे? वॉल्यूम। तो डेंसिटी इक्वल्स टू मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
तो वॉल्यूम इक्वल्स टू आपको पता है मास डिवाइड बाय डेंसिटी। मास कितना है 422.6 और डेंसिटी कितना 1.072। हमने क्या किया इसको कैलकुलेट किया। कैलकुलेट करने के बाद आप वॉल्यूम देख रहे हैं कितना आ रहा है 394.2 मिलीलीटर। आप जो कैलकुलेट करेंगे अप्रोक्सीमेट 394 आएगा। कोई बात नहीं, आप 394 ही रखें, 0.2 नहीं रखने कोई दिक्कत नहीं, अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। मैंने एग्जैक्ट कैलकुलेशन किया है 394.2। ओके, अब क्या करेंगे इस वॉल्यूम को किस फॉर्मूले में रखेंगे, मोलैरिटी वाले। मोलैरिटी क्या होता है WB/MB इंटू 1000 डिवाइड बाई 3 मिलीलीटर। फटाफट आप फॉर्मूले में रख दीजिए। WB आपको पता है, MB आपको पता है। WB कितना है 222.6 ग्राम, MB कितना है 62। 1000 डिवाइड भी अभी आपने कैलकुलेट किया, यानी कि इन सब के कैलकुलेशन से आपने फाइनली क्या निकाली है मोलैरिटी कितनी आ गई 9.1 मोल पर लीटर। मोलैरिटी कितनी आई थी 17.95, मोलैरिटी कितनी आ गई 9.1। ओके, तो आपने इस तरीके से कैलकुलेट कर लिया, मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर लिया, मोलैरिटी भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक, तो ये आपका क्वांटिटेटिवली एक्सप्रेशन था, यानी कि वे ऑफ एक्सप्रेशन में हमने क्या किया था, सॉल्यूशन को दो तरीके से एक्सप्रेस किया था, एक क्वालिटी के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे। ओके, तो क्वालिटी के बेस पे हमने कितना किया डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड, क्वांटिटी के बेस पे कितना किया ढेर सारा किया। अब कुछ ऐसी चीजें हैं जो टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगी, कुछ चीजें टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करेंगी। तो मैं आपको बता दूं जिसमें वॉल्यूम आ जाए वो सारे, जिसमें वॉल्यूम है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करेगी, और जिसमें वॉल्यूम नहीं है वो टेम्परेचर से इंडिपेंडेंट है, कोई डिपेंड नहीं करेगी। जैसे अगर मैं इनडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर की बात करूं, यानी कि जो टेम्परेचर से डिपेंड नहीं कर रही है, इसका मतलब उसमें वॉल्यूम नहीं होना चाहिए। तो मास बाय मास में वॉल्यूम नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। पार्ट पर मिलियन में वॉल्यूम नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। मोल फ्रैक्शन में वॉल्यूम नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। मोलैरिटी में वॉल्यूम नहीं है तो ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर है। जबकि अगर मोलैरिटी की बात करूं या मैं वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ परसेंटेज की बात करूं या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की बात करूं, ये सब में वॉल्यूम आता है, इसलिए ये क्या है फंक्शन ऑफ टेम्परेचर यानी टेम्परेचर डिपेंडेंट। तो जिसमें वॉल्यूम आए वो टेम्परेचर डिपेंडेंट, जिसमें वॉल्यूम ना आए वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो जो भी टॉपिक आपने पढ़ा उसको उसी टाइप पे वीडियो को पॉज करके उसके बाद नोट कर लीजिए, ठीक है। फिर से ये भी आप नोट कर लीजिए आराम से, ध्यान से। इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर कौन सा होता है, फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। आप इससे वीडियो को पॉज कीजिए और इसे नोट कीजिए। इस तरीके से सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, ठीक है। हमने कॉन्सेंट्रेशन देखा, कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, कितना सॉल्यूट सॉल्वेंट में या सॉल्यूशन में प्रेजेंट है। ओके, उसी हिसाब से कॉन्सेंट्रेशन होता है। कॉन्सेंट्रेशन के एक्सप्रेस करने के दो तरीके हैं, क्वालिटी के बेस पे, क्वांटिटी के बेस पे। क्वालिटी के बेस पे कितने तरीके थे, दो, डाइल्यूट एंड कॉन्सेंट्रेटेड। क्वांटिटी के बेस पे कितने तरीके थे, ढेर सारे। फिर उन सबको देखने के बाद हम देखा कि जिन जिन पे वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर चेंज करने पे वॉल्यूम चेंज होता है। लिक्विड का वॉल्यूम टेम्परेचर चेंज करने पे चेंज होता है, तो वॉल्यूम टेम्परेचर का फंक्शन हो गया। अदरवाइज सब टेम्परेचर के इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है। सॉल्यूशन चैप्टर का तीसरा लेक्चर स्टार्ट होगा सॉल्युबिलिटी। लेकिन सॉल्युबिलिटी पढ़ने से पहले हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस से पढ़ेंगे सॉल्युबिलिटी। तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, ओके, बाय बाय। हाँ, लेकिन जाने से पहले चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इससे आपको सारे नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिलते रहेंगे और सारी चीज़ें आप पढ़ते रहेंगे, ओके, ठीक है, बाय बाय।